हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। जिन बच्चों का इस साल होने वाला है उनके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं हैंड रिटेन नोट्स के साथ। और इसी क्रम में आज हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हाँ, अगर आप रिवीजन किए हैं तो बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है ये सीरीज कंप्लीट आपके लिए। और बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इस चैप्टर को यहाँ भी देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इतना समझना है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा न्यू प्रॉपर्टी के साथ, कुछ उसका नया प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो भी एटम्स होते हैं किसी एक एलिमेंट्स के, वो चेंज नहीं होते हैं बल्कि वो रीअरेंज होते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ एटम्स चेंज नहीं होते हैं, एटम्स रीअरेंज होते हैं। इसका मतलब कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें आप रिएक्टेंट बोलते हो, और जो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा एज ए रिजल्ट उसको आप प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। मूव करते हैं आगे की तरफ। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। जब हमको मैग्नीशियम को बर्न करना होगा तो सबसे पहले एक सैंड पेपर लेके उसको घिसना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता है, उसको हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, और तब जाके हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, कैसे पता चलेगा हमको कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो सबसे पहली बात कि वहाँ पे हो सकता है कि गैस निकल रहा हो, तो इससे आप समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर चेंज इन कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, और चेंज इन स्टेट भी होता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहला एवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में, कि यहाँ गैस इवॉल्व होगा, गैस बन के निकलेगा। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहाँ से गैस बन के निकलेगा। जैसे दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब जिंक के साथ हम लोग करते हैं Zn और H2SO4। एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए कंपाउंड का, आपको एलिमेंट्स का सिंबल याद होना चाहिए, आपको वैलेंसी समझ में आनी चाहिए। ये सब कुछ बेसिक्स है केमिस्ट्री का। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इसका रिएक्शन जब जिंक के साथ कराएंगे आप तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ से हमको मालूम चलता है कि ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। मूव करते हैं सेकेंड वाले पे, प्रिसिपिटेशन। व्हाट इज प्रिसिपिटेट? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, व्हाट इज प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट सिंपल शब्दों में यही कहेंगे कि एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जब बनता है, जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सॉलिड बन जाते हैं, सॉलिड होते हैं, और वही जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है ना उसको प्रिसिपिटेट हम लोग कहते हैं। और ये सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, नीचे जाके सॉल्यूशन में बैठ जाता है, इसी को प्रिसिपिटेट हम लोग बोलते हैं। और ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। पता ही है जब सॉलिड है तो फिर इनसोल्यूबल ही होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडीन और लेड नाइट्रेट के बीच में कराते हैं तो वहाँ पे येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा लीड आयोडीन का। ये आपको याद रखनी है कि प्रिसिपिटेट बनता है। चेंज इन कलर तीसरा नंबर कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इन कलर। कलर भी चेंज होता है जब रिएक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड का रिएक्शन आप पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट से कराइएगा तो वहाँ पे उसका कलर पर्पल कलर हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट होता है, लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ से कलर चेंज भी हमको समझ में आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया CaHCO3, आई एम सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस हुआ यहाँ पे, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक जैसे पता चल रहा है नाम से ही, एक्सो मीन्स बाहर की तरफ,
अगर रिएक्शन होते समय हीट वहां से रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन अगर रिएक्शन कराने के लिए उसमें हीट रिक्वायर है, उसमें हीट देना पड़ रहा अगर हमको, तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है और बेसिकली होता क्या है तो राइज हो जाता है टेम्परेचर में। 5th नंबर पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाता है जब हम कंबशन करते हैं, कंबशन रिएक्शन कैंडल का, कैंडल वैक्स का, तो उसका चेंज इन स्टेट होता है। पहले वो सॉलिड होता था, अब वो लिक्विड हो जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा और गैस का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग दी सिंबल्स एंड फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स। वर्ड्स को हटा के वहां पे हम सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, ताकि किसी केमिकल रिएक्शन को दिखा सकें, और वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे जिंक का रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनता है। प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और अगर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो उसके बीच में प्लस का साइन भी यूज किया जाता है। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, और एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है तो उनको भी प्लस साइन के साथ आप लिखते हैं। ये एक एरो का सिंबल होता है उस रिएक्शन में, ये हमेशा राइट हैंड की तरफ पॉइंट करता है, प्रोडक्ट की तरफ बताता है कि इस तरफ प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक केमिकल इक्वेशन जिसमें कि एटम्स का नंबर, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल है तो वो बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर आप उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलिएगा। जैसे एग्जांपल में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा था, और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये बैलेंस फॉर्म में है। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ये नंबर ऑफ एटम्स किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं हो, and then that chemical reaction will be unbalanced chemical reaction और केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो दिख रहा, ऑक्सीजन एक ही दिख रहा, तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए, मास भी इक्वल होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में अनइक्वल मास होता है। एक सबसे जरूरी बात कि आखिर व्हाई वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी शुड बैलेंस द बेसिक रीजन इज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी ऑल नो दैट कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें मास चेंज नहीं होगा, मास कंजर्व रहता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में ही पढ़ना था कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में। तो हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होगा तो मास चेंज नहीं हो सकता, मास कंजर्व होता है। एंड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। करते कैसे हैं? तो हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, आप इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते। सिंपली आप कर क्या सकते हैं, स्मॉलेस्ट फिगर जितना पॉसिबल हो सके उससे फॉर्मूला में या सिंबल में मल्टीप्लाई करा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। दैट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। बस एकदम छोटा नंबर आपको लेना है, प्रीफरेबली छोटा नंबर होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे होगा तो अभी मैंने बता दिया। एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल का, जिसमें कि जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप बोलो तो मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पे लेके आ जाऊंगा, लगभग 20-25 मिनट या फिर लगभग 30-40 मिनट का, जिसमें कि कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एकदम कंप्लीट वीडियो होगा वो, लेकिन वो डिमांड पे आएगी। अगर आप चाहते हो तो फिर वो आ सकती है ये। एंड सो यू हैव टू पुट योर वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स इन बिलो। ओके, देखते हैं
आयरन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ आयरन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ये फेरस ऑक्साइड बनता है Fe2O3, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और आयरन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, आप खुद इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे ये अभी डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं इन द पॉइंट व्यू ऑफ कि आपका बोर्ड एग्जाम पास में है और हम लोग को सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करना है, वाइंड अप करना है एकदम से। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इक्वेशन को और भी इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए 3-4 पॉइंट हम लोग करते हैं। वो क्या काम करते हैं कि अपने इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम फिजिकल स्टेट, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉलिड है तो S से, लिक्विड है तो L से, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ से और गैस है तो G से उसके बगल में लिख देते हैं, ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन और भी इन्फॉर्मेटिव हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं S लिखा हुआ है, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी AQ है और ये गैस है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर हीट चेंज होता है तो वो भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहाँ से हीट रिलीज हो रहा है तो उसको दैट विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर की तरफ रिलीज होता है, तो आप यहाँ पे बाहर की तरफ हीट यहाँ रिलीज करवा दिए प्रोडक्ट साइड में। अगर हीट रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को कैरी करने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम लोग उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो। और यहाँ पे आप हीट लिख दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हीट का रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन। थर्ड पॉइंट है कि अपने केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाना हो तो आप कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि कुछ समय रिएक्शन जनरली नहीं हो पाता है, वहाँ पे प्रेशर लगता है कुछ अलग से, कुछ टेम्परेचर लगता है, कुछ कैटलिस्ट लगते हैं और फिर जाकर रिएक्शन हो पाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो वो मिथाइल एल्कोहल बना लेता है, यहाँ पे CH3OH। पहला ये गैस है और ये लिक्विड है, तो इसकी फिजिकल स्टेट को हम लोग मेंशन कर दिए हैं, लेकिन इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके कंडीशन को भी मेंशन किए हैं कि यहाँ 300 ATM पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा, 300 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए और ये ZNO प्लस CrO3 एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो ये रिएक्शन को तेज कर देते हैं, बस इतना सा इनका रोल होता है। बट कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस को राइट करने का व्हाट आर दी रिक्वायर्ड स्टेप्स। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप उसे वर्ड के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिख लीजिए। जब वर्ड्स में लिख लिए हैं तो अब उसको रिप्लेस कर दीजिए सिंबल से और फॉर्मूला से। उसको इतना कर लिए हैं तो स्मॉलेस्ट फिगर से मल्टीप्लाई करके उसको आप बैलेंस कर दीजिए। जब बैलेंस भी कर दिए तो उसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को दिखा सकते हैं, कंडीशंस को दिखा सकते हैं और जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस टाइप से आप उसको दिखा सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ हम लोग को क्लास 10th में वी हैव टू ओनली रीड अबाउट 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट इज फर्स्ट इज combination reaction, second one is decomposition, and the third one is displacement, fourth is double displacement, and fifth is oxidation and reduction reaction, which is also called redox reaction combinedly. Okay, let's see one by one. What is combination? As its name suggests, combination means combine होके कुछ form हो रहा होगा basically. So ऐसे reaction जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हों और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों, उन्हें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लिया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ दो रिएक्टेंट है, हमारे पास प्रोडक्ट एक बन रहा है, मतलब कंबाइन होकर कुछ नया बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। एंड सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, और इससे इसके नाम से ये समझ में आता है कि स्प्लिट अप। यहाँ पे लिखा भी गया है क्लियरली स्प्लिट अप। यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस डेफिनेशंस ऑफ द रिएक्शंस, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्ट रिएक्शंस भी पूछ देता है कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। ओके, देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट रहा होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं जब, तो वो कैल्शियम में और कार्बन डाइऑक्साइड में दो पार्ट में टूट जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जब एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी होता है
उसमें कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर उसमें हीट लग रहा हो उसको तोड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, आप देख लीजिए इसको। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्ट टूट के, रिएक्टेंट टूट के कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस बोलिएगा। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के कारण होने लगे तो उसे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है आपको कि जो हम लोग खाना खाते हैं और खाना का डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे पेट के अंदर होता है, वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है कहीं ना कहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस मतलब मूव कर देना होता है, इसका बेसिक मीनिंग। सो इसमें होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से जब डिस्प्लेस कर दे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ जब कराया जाता है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। कॉपर यहाँ से बाहर हो जाएगा कंपाउंड से और वो एक प्रिसिपिटेट के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है। सॉलिड लिखने का मतलब है कि ये प्रिसिपिटेट कहीं ना कहीं बन गया होगा। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बना लेते हैं। इसी तरीके से सोडियम और वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट होता है हमारा। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही सेम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा। इसमें 2 कंपाउंड होंगे और दोनों आयंस को एक्सचेंज करेंगे और न्यू कंपाउंड्स बना लेंगे और इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये आपको डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए एग्जाम्स में लिखने के लिए। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और इसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से जब किया जाता है, कराया जाएगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होता है, ये सोडियम भी प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है। तो ये आयन एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयन। तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आ जाएगा और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आ जाएगा और फिर बना लेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म, जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है, जिसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जो इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है उसे प्रिसिपिटेट ही तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को, जिसको कंबाइनली रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। पहला ये कि या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो उसे ऑक्सीडेशन बोलोगे। दूसरा ये कि आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो किसी कंपाउंड से तो वो भी एक ऑक्सीडेशन ही होगा। या फिर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होगा और इसको अपोजिट कर दो तो वो रिडक्शन होगा। मतलब कि ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन को तो रिडक्शन, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो तो रिडक्शन और ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो रिडक्शन। 3 डेफिनेशन हो सकता है इसका। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, लिखा भी हुआ है कि ये जस्ट ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के। और ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ में होते हैं और इसीलिए कंबाइनली इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है इस चैप्टर का कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट the substance which gives oxygen to other substance, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता हो उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि समझिए, हाँ, हमारे यहाँ LIC एजेंट होते हैं जो हमारे घर आते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं और फिर LIC खुलवाते हैं उनका। तो वो शायद अपना LIC नहीं खोलते होंगे या फिर खोलते होंगे, ये नहीं पता, लेकिन वो आते किस पर्पज से हैं, वो हमारा LIC खुलवाते हैं, ना कि वो अपना। तो वो एजेंट है। तो ये भी यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन दूसरों को देता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। एक चीज और याद रखना है
कि अगर दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब ये अपने आप में रिडक्शन कर रहा है, अपना ऑक्सीजन दे रहा है, और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाइएगा, या तो आप सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑक्सीजन दे रहे हो किसी को, या फिर आप हाइड्रोजन किसी का निकलवा दे रहे हो, मतलब हाइड्रोजन आप किसी का, आप हाइड्रोजन ले रहे हो, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, मतलब जो सामने वाले को हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, या फिर जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन को छीन ले उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मूव करते हैं आगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स। यहाँ पे मिल गया कि रिडॉक्स रिएक्शन, इनको हम कंबाइनली कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं तो कॉपर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है? तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। बेसिकली कॉपर में एक ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे कॉपर में ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसका तो ऑक्सीजन छिन गया। ऑक्सीजन अगर छिन जाता है तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन अगर छिन जाता है तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज बीइंग, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन हाइड्रोजन के पास अब क्या आ गया? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसका रिडक्शन हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है। यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है तो ये रिडक्शन हो गया, और यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कोरिजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। डिस्कस करते हैं इसको डिटेल्स में। कोरिजन क्या होता है? तो ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें कि मेटल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, गलने लगते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और कुछ केमिकल के कारण से उनके सरफेस खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है, उसे कोरेजन बोलते हैं। रेंसिडिटी मुझे लगता है आपको पता होगा कि जब खाना एयर के प्रेजेंस में रहता है और वो जब उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, अनप्लीजेंट टेस्ट आने लगे, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिड खाना बोलते हैं, रेंसिड फूड आप उसको बोलते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है। बेसिकली किस वाले फूड में? तो जिसमें फैट और ऑयल्स हों, ये जल्दी से रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो पैकेजिंग होगा उसमें नाइट्रोजन का पैकेजिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई सामान है, कोई फूड है जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है और उसको पैकेट में उसको पैक करना है पैकेट में, तो उसमें नाइट्रोजन उस पैकेट में डाल के आप पैक कर लीजिए। तो इससे रेंसिडिटी को आप लंबे टाइम के लिए टाल सकते हैं। मतलब खाना होगा, मतलब खाना खराब तो होगा लेकिन काफ़ी समय बाद होगा, आप रोक सकते हो रेंसिडिटी से उसे। रेंसिडिटी से खाना को बचाने के लिए फ्रिज में भी खाना रखा जाता है। रेंसिडिटी से खाना को बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर भी आप यूज कर सकते हैं। एंड द फाइनल लास्ट पॉइंट इज रेंसिडिटी से बचाने के लिए खाना को आप सनलाइट से थोड़ा दूर रखिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना चैप्टर। एंड थैंक्स यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। And yes, if you find really helpful this session, then please hit the like button. And if you are happy with my efforts, then please subscribe and hit the subscribe button to get the notification of my video. Okay, thank you all. Tata, bye bye. Okay, let's see you all in very soon in any other video.